वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस विद प्रोविद्या। तो फटाफट आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसका 360 डिग्री हम एनालिसिस कर लेते हैं एंड विल सी द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दोस न्यूज़. In last, we will also cover the editorial, the important editorial that is relevant for all the CLET youth aspirants. So let's dive into our session. तो जब पहली न्यूज़ है, आज है हमारा विजय दिवस. तो विजय दिवस 2025 सेलिब्रेट हुआ है. पीएम मोदी और जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने होमेज पे करी जो 1971 के जो वॉर सोल्जर्स थे. क्यों हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 का, और इस वॉर में हमने बांग्लादेश एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बना था एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा था इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी. द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1970 इज वेरी मेमोरेबल. हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों विंग्स ने मिलकर इस वॉर में अपना योगदान दिया था. तो विजय दिवस मैसेज हाइलाइट्स हम एक शेयर्ड रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी की ब्रेवरी जो 1971 की थी के लिए हम ये विक्ट्री और एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के लिए डे सेलिब्रेट करते हैं. तो लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज प्रेज द सोल्जर करेज एंड सेक्रीफाइस ड्यूरिंग 1971 इंडियाज विक्ट्री. एक सिंबल ऑफ प्राइड है, इंस्पिरेशन है फॉर इंडिया. उस वक्त जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी जी. उनके इस पर्टिकुलर वॉर स्ट्रेटजीज से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज करा जाता. कैसे उन्होंने द विक्ट्री वॉज यूज इन 1971 और इतना इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी ही क्रिएटेड द बांग्लादेश. एंड जो हमारे यहाँ रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हो रही थी जो इलीगल, वो भी रिड्यूस हो गई थी सिग्निफिकेंटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉर. तो पॉइंट वाइज समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर क्यों. तो बच्चा इसका जो बैकग्राउंड है ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उससे रिलेटेड. तो 1971 में क्या हुआ था, जो ईस्ट, पहले दो पाकिस्तान थे, वन इज योर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. तो ईस्ट पाकिस्तान की जब हम बात करें तो 1971 में वहां पे इलेक्शन हुए थे. तो जो पार्टी वहां पर मेजोरिटी से जीती थी उस पार्टी को फिर भी जो डेमोक्रेटिक राइट मिलने थे, जो पोजीशन मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई ड्यू टू द पाकिस्तानी आर्मी. और इसी वजह से वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेशन हो गया, हजारों की मास किलिंग हुई और बहुत ज्यादा कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया. उसी पॉलिटिकल टर्मोइल से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचने के लिए अराउंड 10 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया भागा इस पाकिस्तान से. और जब इंडिया इतनी मात्रा में जब रेफ्यूजीज इंडिया है तो इंडिया पर प्रेशर हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिक सोशल प्रेशर हुआ और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि इतने सारे लोगों का फूड अरेंज करना, मेडिकल एड अरेंज करना, उनके रुकने की व्यवस्था, इससे हमारी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो गई. तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया. इंडिया सपोर्टेड द मुक्ति बहानी, एक बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स थी, टू प्रिपेयर फॉर डिसिसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स. फॉर द December 3, 1971 को पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन एयरबेस और यहीं से ट्रिगर हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ था वॉर. तो व्हाट वाज द मिलिट्री स्ट्रेटेजी? तो इंडिया ने तीनों विंग्स जो हमारी थी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर 3 फ्रंट स्ट्रेटेजीज वॉर में अपनाई थी. फर्दर यहाँ पर जो पाकिस्तानी नेवल एंड एयरबेस थे उनको इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय करा था. जो नेवल कैपेसिटी थी पाकिस्तानी की, इसको क्रिपल करा था. फर्दर ऑन December 6, 1971 पाकिस्तानी फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर. 93,000 prisoners of war were taken. So that's why 16 December is celebrated as Victory Day. और यहीं से क्रिएट हुआ था बांग्लादेश, द बर्थ ऑफ बांग्लादेश इज इंडिपेंडेंट नेशन. तो जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, इनकी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लीडरशिप उस वक्त बहुत ज्यादा क्रूशियल थी टू मैनेज सच ग्लोबल इंटरनेशनल प्रेशर. फॉर द ग्लोबल इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर वॉर का क्या था? द वॉर reshaped South Asian geopolitics and established India's decisive regional power. अब वॉर की बात करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए
वॉर, इंटरनल रिबेलियन, द इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये सब एक्सटर्नल एग्रेशन, ये सब अलग अलग टर्म्स होती है। वॉर एक कंट्री में तभी डिक्लेयर होता है जब कंट्री कहे, जो वो ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि वो वॉर पे, तभी उसको वॉर माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी कंट्री में वॉर होता है तो प्रेसिडेंट ऑन दिस सच ग्राउंड्स कैन इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी। अब फटाफट इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो हम सॉल्व करते हैं। So the first important MCQs is that what was the main political reason that led to 1970 Indo-Pakistan War? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 1970 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान, करंट डे बांग्लादेश, वहां पर शेख मुजिबुर रहमान जो अवामी लीग पार्टी से थे वो इलेक्शंस जीत गए थे, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से और मिलिट्री रूलर्स की वजह से पाकिस्तान में उनको रिफ्यूज कर दी थी टू ट्रांसफर पावर। तो इसी की वजह से वहां पर रिप्रेशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में मास किलिंग हुई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, एंड दिस वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, एंड ड्यू टू दिस द वॉर वाज ट्रिगर्ड। So option number C will be a correct answer. The denial of power to the elected leaders in East Pakistan after 1970 elections. Further, why did refugees crisis play a crucial role in India's decision to intervene in Bangladesh and Pakistan matter? क्या जरूरत थी भारत को इंटरवीन करने की? क्योंकि जो मास रिफ्यूजीज भारत में आ रहे थे वो सीवियर हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर भारत पर क्रिएट कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इसी वजह से इंडिया को इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। Further, the important thing is why India supported the मुक्ति बहिनी significant, because क्योंकि रिप्रेजेंट करता है लिबरलाइजेशन मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान। Further, 1971 war was formally begin when पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी इंडियन एयरबेस पे ऑन December 3, तब से ऑफिशियली वॉर चालू हो गया था। दूसरा बच्चा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी 1971 के वॉर में, वो थी तीनों विंग्स को इंक्लूड करना, वेदर इट्स योर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। फर्दर, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन की क्या इंपॉर्टेंस थी? ये ऑपरेशन करे गए थे 1971 के वॉर में टू क्रिपल पाकिस्तान की जो नेवल बेस थे एंड जो पाकिस्तान की एयर बेस थे उनको क्रिपल करने के लिए। तो 16 दिसंबर ही क्यों हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते? क्योंकि उस दिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर सरेंडर्ड इन ईस्ट पाकिस्तान। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था इस वॉर का, कि हमने इंडिपेंडेंट नेशन ईस्ट बांग्लादेश एज इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी विद ग्लोबल रिकॉग्निशन। फॉर द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट, अब हम देखिए, हम जब वॉर की बात कर रहे तो हमें 360 डिग्री एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो पहले भी भारत में जो इंपॉर्टेंट वॉर हुए, कौन कौन सी लीडरशिप किस लीडर्स की थी, किस पॉलिटिकल पार्टीज की थी, वो भी हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, जब हम ताशकेंट अग्रीमेंट की बात करते हैं जो 1965 में साइन हुआ था, तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइन दी ताशकेंट अग्रीमेंट, किन दो लीडर्स के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था? तो बच्चा, ये अग्रीमेंट हुआ था आपके जो लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान है इनके बीच में। Now, who was Prime Minister of India during the Indian-Pakistan War of 1965? Was Lal Bahadur Shastri ji. Now, further, going to other MCQs. So, which of the following statement is not true about the Tashkent Agreement? तो हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है। फिर 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ था द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, ये ताशकेंट जो अभी प्रेजेंट है उज्बेकिस्तान में, यहाँ पर ही पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन हुआ था। और उस वक्त जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो the term Garhwal Rifle Post 3 during the 1962 war is known as, तो हम गढ़वाल राइफल्स को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसको कहते हैं जशवंत ग्रह। Now, which agreement was signed between India and Pakistan in 1972? ठीक है, 1971 के वॉर के बाद जो 1972 के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था वो कौन सा अग्रीमेंट हुआ था बच्चा? वो था शिमला अग्रीमेंट।
नाउ till which year was Bangladesh a part of Pakistan? तो 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था. In which year did India not fight a war with Pakistan? Very interesting question. तो कौन सा ईयर था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर नहीं करा? तो ये 1971 हमें पता है, 1965 पता है, तो दैट इज 1950. Now, which of the following countries was formed in 1971? Bangladesh, very simple. So, which of the following years did not see Indo-Pakistan war? So, again 1962. Now, India fought against Pakistan in 1971 for liberalization of Bangladesh. तो मैं बता रही हूँ कैसे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन है, आंसर सबका सिमिलर ही रहने वाला है. तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन. Now, for the 1971 war for liberation of Bangladesh was fought between again your India and Pakistan. So again the important news in today's newspaper is लोक सभा ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है टू रिफर द बिल हायर एजुकेशन कमीशन बिल टू कमिटी. ठीक है, ये विकसित भारत शिक्षा बिल है. ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों रिफ्लेक्ट, देखिए जब भी कोई ऐसा बिल होता है जो देश की कोई अर्थव्यवस्था को चेंज कर रहा है या देश का जो भी सिस्टम चलता रहा, वेदर इट्स एजुकेशन सिस्टम और एनी अदर सिस्टम, उसमें कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनको ओपिनियन लेना जरूरी होता है. अब उस ओपिनियन के बाद एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना जरूरी होता है, इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाती है. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करती है गवर्नमेंट का अप्रोच फॉर मेजर ओवरऑल इन इंडियन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. जो प्रपोज्ड हायर एजुकेशन कमीशन है उसका एम होगा एड्रेस करना लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है, जो भी रेगुलेटरी इश्यूज है, जो भी इनकंसिस्टेंट अप्रूवल नॉर्म्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है इंस्टीट्यूशन फेस कर रहा है, उन सबको ये पर्टिकुलर बिल डील करेगा. एट द सेम टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज हुए कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, जो स्टेट ऑटोनॉमी व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन वो कम हो जाएगी. फॉर द chairperson will be appointed by the president. The committee will propose a forum for detailed scrutiny, stakeholder concern, possible course correction before such sweeping reforms to implement. ये तो कमिटी का ये मेजर यहाँ पर काम होने वाला है. अब बच्चा दूसरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है मनरेगा के बारे में. हम सबको पता है, हम डिटेल से बहुत सालों से मनरेगा के बारे में सुनते आए समझते आए, तो उसमें ही कुछ चेंज हुआ है. तो फिलहाल ही गवर्नमेंट ने गारंटी करा है, जो रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है वो प्रपोज कर रहा है, जो मनरेगा जो गारंटीड पहले मनरेगा होता था वो 100 था, उसको बढ़ा के 125 कर दिया. बट यहाँ पर दूसरी चीजें भी है. जो प्रपोज्ड बिल है इसने क्या मेजर चेंज करा है, तो यहाँ पर राइट बेस्ड टू एलोकेशन बेस्ड फ्रेमवर्क हो गया है. पहले डिमांड ड्रिवन पर ये बिल चलता था एंड इट वॉज अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम. इनमें मेजर चेंज हुआ है. सो अंडर मनरेगा रूरल हाउस होल्ड को लीगल राइट था गारंटीड 100 डे के वर्कफोर्स के लिए. तो स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि गारंटीड 100 दिन का वर्कफोर्स प्रोवाइड करे. लेकिन आप समझते चेंज क्या हुआ नए बिल में, मेजर एलोकेशन में क्या चेंज हुआ है. तो जो न्यू बिल है वो फिक्स्ड बजट डिटरमाइन करेगा. हर एक स्टेट के लिए बजट सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी. तो किस स्टेट में कितनी मनरेगा बजट होगा, कितने दिन का वर्कफोर्स दिया जाएगा, पूरा मैटर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो राइट टू वर्क जो पहले एक सिद्धांत था मनरेगा स्कीम का, कहीं ना कहीं वो वीकन हो चुका है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्कीम. फॉर द यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई. पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी थी अंडर मनरेगा, लेकिन अब ये कंट्रोल्ड होगा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बजट का जो एलोकेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और पैरामीटर्स अभी भी डिसाइडेड नहीं है व्हाट विल बी द पैरामीटर्स टू एलोकेट सच फंड फॉर द स्पेसिफिक रूरल एरियाज. कौन से रूरल एरियाज में मनरेगा अप्लीकेबल होगा, कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगी. जो यूनिवर्सल कवरेज था कि हर एक रूरल एरिया में मनरेगा होगा, वो अब हटा दिया गया. फर्दर दिस सेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फर्दर यहाँ पे
फाइनेंशियल बर्डन स्टेट पे हो जाएगा, क्योंकि जो अर्लियर पे 10% बर्डन था वो 40% तक बढ़ जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन दी guaranteed work days. फर्दर जो बजट कैपिंग थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें चेंज हुआ है, बिकॉज अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, और यहाँ पे सिलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगा, कंडीशनल एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि सेंट्रल नोटिफाइड रूरल एरियाज में ही ये स्कीम परमिटेड होगी। एंड द बिल रेस्ट्रिक्ट access to employment. Critics argue that this ignores ground realities where agriculture work is often irregular and insufficient to sustain livelihood. Further codification of technology-based control होगा, while technological tools like Aadhaar-based payment, mobile attendance, geo-tagging aim to improve transparency, the statutory making raises concern about the exclusion due to digital errors, surveillance, and reduced flexibility for vulnerable workers. So, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि हम सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये विकसित भारत के लिए नेसेसरी है, और ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड पे फोकस करता है एंड शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोडक्टिविटी। तो क्रिटिसिज्म भी इस पर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर्स का जो राइट टू वर्क था वो डाइल्यूट होगा, क्योंकि अब प्रॉपर हर रूरल एरिया में ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं होने वाली है, और एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कहने की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उस गवर्नेंस है, उसको रिड्यूस करता है फॉर द इंक्रीज स्टेट बर्डन विदाउट करस्पॉन्डिंग ऑटोनॉमी। तो ब्रॉडर कभी इसका हम पिक्चर देखें, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन देखें इस पर्टिकुलर बिल की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है entitlement based welfare to targeted budget control scheme. Again, the important editorial in today's newspaper is rewiring child protection. ये उड़ीसा की तारीफ करता है ये बिल, जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो करंट चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो उड़ीसा में स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, द बिल इज टॉकिंग अबाउट दोस स्कीम्स। तो यहाँ पर ये पहले क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड बिटवीन द इन्फोर्समेंट ऑफ सच स्कीम्स। बट उड़ीसा ने 3 मॉडल अपनाया। उड़ीसा ने फोकस करा हाई विजिलेंस, और स्टेट की जो स्ट्रेटेजी थी, एक्शन प्लान थे टू एंड चाइल्ड मैरिज, अद्विका, जोशदा, सुभद्रा। तो ये जितनी भी ये स्कीम थी, ये राइट बेस्ड गवर्नेंस की बात करती, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्कीम बात करती है। तो यहाँ पे डेटा से बात हुई थी फॉर द किस किस स्कीम ने कैसे कैसे ग्राम पंचायत के वर्कर्स को इंक्लूड करा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मदद से प्रॉपर रेगुलेशंस एनफोर्स करे, एडोलेसेंस को इंक्लूड करा, और यहाँ पर हर एक को लीडरशिप और एजेंसी का रोल दिया। उससे इन जनरल ओवरऑल जो स्टेट का बेनिफिट है वो देखने को हमें मिला। फर्दर जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स इंट्रोड्यूस हुई थी उड़ीसा में, उन्होंने रिड्यूस्ड कर दिए जो चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स इन द उड़ीसा। फर्दर प्रिवेंशन कैन नॉट सक्सीड विदाउट सोशल प्रोटेक्शन। ये स्कीम इन कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड थी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की। तो यहाँ पे सुभद्रा, लास्ट में सुभद्रा स्कीम के बारे में भी डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे अराउंड 1.1 करोड़ विमेन के लिए डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करे गए, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ाई गई, और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उड़ीसा में एज अ राइट दिया गया, ना कि प्रिविलेज। तो सुभद्रा प्लस इंटरवेंशन ने फर्दर जो गर्ल चाइल्ड है across every stage, whether it's her school, connecting her to skills enterprises, surrounding her with network of peers in protection, collectively इन्होंने कहीं ना कहीं जो फाइनेंस क्रिएट करा विमेन के लिए, वही उनके फ्रीडम का भी काम करा, एंड फर्दर गर्ल्स राइट्स, गर्ल्स सेफ्टी भी बढ़ी इससे। तो उड़ीसा एक्सपेरिमेंट शोज व्हाट कैन बी अचीव व्हेन चाइल्ड प्रोटेक्शन इज ट्रीटेड नॉट अ वेलफेयर ऑब्लिगेशन बट अ गवर्नेंस प्रायोरिटी। इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर का ये मानना था कि गर्ल चाइल्ड कोई एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट का, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट मॉडल में, हर एक आपकी पॉलिसी में प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे देश की सिक्योरिटी प्रायोरिटी रहती है, आपने इंडियन आर्मी को खड़ा करा है, वैसे इंटरनल गर्ल चाइल्ड और वेदर इट्स योर चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोटेक्शन, ये बेसिक प्रायोरिटी है।
जो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए। तो ऑथर has given the example of this particular schemes कि कैसे schemes है in general overall जो state में benefit करा है। So do read this particular article, especially the UPSC aspirants. It will help you in your mains answer writing. It is very very important. देखिए लाइन बाय लाइन तो मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट आप जब खुद से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से होलिस्टिक वे में चीजें समझ में आएगी। और जब ऐसे कुछ एडिटोरियल आते हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर को भी हिट करते हैं, तो करंट अफेयर भी इससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपको 3-4 स्किप्स याद हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हम कल फिर से मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में। आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लाइव चैट में तो इंटरेक्ट कर ही सकते हो, आप सेशन के बाद कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।